तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत आपके लिए लेके आए हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो जो भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन शीघ्रता से मिल सके। ठीक है, और इसके पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर में लगभग आधा पेपर कंप्लीट करा चुके हैं और फर्स्ट पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ से सारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप हमारे सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो इस अनुबंधन सिद्धांत को किसने दिया है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं स्किनर, इन्होंने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सीखने की जो प्रक्रिया है इसके स्वरूप को समझने के लिए अन्य मनोवैज्ञानिकों के निष्कर्षों एवं प्रयोगों का अध्ययन किया। स्किनर से पूर्व जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इस सिद्धांत की अधिगम किए, सिद्धांत जो बनाए थे, कई अधिगम सिद्धांत किए थे, रिसर्च किए थे, उनका अध्ययन किया और उनके प्रयोगों को, उनके निष्कर्षों को समझा। उसके पश्चात इन्होंने भी इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग को इन्होंने किस पे टेस्ट किया? स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर अपने सिद्धांत का टेस्ट किया, प्रयोग किया। ठीक है, स्किनर ने जिस पिंजरे का प्रयोग किया चूहों के लिए, उसे स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने पहले चूहों पर टेस्ट किया, उसके पश्चात इन्होंने कबूतर पर टेस्ट किया। स्किनर ने अपने प्रयासों की सफलता को जानने के लिए यह प्रयोग कबूतर पर भी दोहराया। पहले प्रयोग किस पर किया था? चूहों पर किया था, बॉक्स में, जिस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जब उसके जो परिणाम प्राप्त हुए, उन परिणामों की सत्यता को जांचने के लिए इन्होंने कबूतर पर उसी टेस्ट को दोहराया। ठीक है, तो जान लेते हैं कि इन्होंने चूहे पर क्या प्रयोग किया था। स्किनर ने क्या किया, एक बॉक्स बनवाया। ठीक है, स्किनर ने एक बॉक्स बनवाया और उस बॉक्स में एक लीवर फिट कराया और एक प्लेट भी फिक्स करा दी। ठीक है, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में इन्होंने क्या किया, ये पिंजरा टाइप का एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनाया, इसमें भूखे चूहे को इसके अंदर बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक चूहे को बंद कर दिया इन्होंने, भूखा चूहा था वो, उसने वहाँ पे एक चूहे को उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ये भूखा चूहा है मान लो, और यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई थी। ठीक, यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई थी और बीच में यहाँ पे कहीं पे एक लीवर लगा हुआ था, लीवर सेट था। ठीक है, ये लीवर सेट है मान लो। ठीक है, तो जब भूखे चूहे को इसके अंदर बंद कर दिया गया तो चूहे ने उछल कूद शुरू कर दी इस पिंजरे के अंदर। ठीक है, तो उछल कूद के दौरान ही चूहे का पैर इस लीवर पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, इस प्लेट पर यहाँ ऊपर से कहीं से भोजन आके गिर जाता था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे भोजन आके गिरता था, तो चूहे को भोजन मिल गया। चूहे को भोजन से क्षुधा की शांति हो गई, भूख उसकी मिट गई। उसके बाद जब दोबारा उसको भूख लगी तो फिर उसने उछल कूद करना शुरू किया, फिर गलती से या किसी तरीके से इस पैर उसका फिर लीवर पे पड़ा जैसे ही, तो फिर भोजन उसको प्राप्त हो गया। तो ऐसे कई दिनों तक उसने अपने प्रयोग को दोहराया स्किनर ने। फिर एक दिन ऐसा आया कि चूहे ने बिना किसी गलती के, जैसे ही उसको बॉक्स के अंदर डाला गया भूखे चूहे को, तो उसने बिना किसी गलती के लीवर को प्रेस किया और भोजन आके इस प्लेट पे गिर गया। ठीक है, उसने भोजन खा लिया। तो स्किनर ने देखा कि कुछ जो प्रयोग है, जो परिणाम हैं, जो भी उसे प्राप्त हो रहे हैं, ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं? अभ्यास के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या देखा कि जब भूखा चूहा होता है तो वो अपने भूख को समाप्त करने के लिए, शांत करने के लिए प्रेरित होता है, भूख से प्रेरित हो रहा है। ठीक है, और भूख से प्रेरित होने के पश्चात वो क्रिया करता है और क्रिया के अनुसार जब उसको पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है, यानी कि भोजन प्राप्त हो जाता है, तो उसके उस क्रिया की जो कहते हैं दोहराने की जो प्रवृत्ति है उसको बल मिलता है। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। उसके पश्चात इस प्रयोग की सत्यता को जानने के लिए इन्होंने क्या किया, एक कबूतर पर भी टेस्ट किया। आइए देख लेते हैं कबूतर पर कैसे इन्होंने टेस्ट किया। हमको ये चित्र मिल पाया, हमको चूहे का टेस्ट नहीं मिल पाया है, कैसे इन्होंने किया था। बॉक्स हमने अपने अनुमान से उस चित्र को बना के बताया, आपको समझाया है। अगर वो मिलता तो हम आपको वो भी प्रस्तुत करते। तो इस कबूतर वाले टेस्ट में इन्होंने क्या किया, ये एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे ये दाने यहाँ पे फिट है। ठीक है, और ये नीचे प्लेट लगी हुई है। ठीक, यहाँ पे दाने हैं, यहाँ पे प्लेट है, और ये जो यहाँ पे जहाँ ये कबूतर देख रहा है, यहाँ पर क्या था, एक छोटा सा बल्ब था जिसमें प्रकाश, रंगीन प्रकाश की व्यवस्था थी इस जगह।
ठीक है। तो एक कबूतर को एक बॉक्स में रखा गया, बंद कर दिया गया। वहाँ पर क्या था, इस बॉक्स में क्या था कि एक ये कट्टो या कह सकते हैं एक बर्तन लगा हुआ था, जिसमें बर्तन में बहुत सारे दाने रखे थे और नीचे प्लेट लगी हुई थी यहाँ पे, जिसमें से अगर यहाँ पे प्रेस करो, लाइट पे प्रेस करो, जहाँ पे कबूतर ने चोंच ले रखी है, यहाँ पर प्रेस करने पर, उस लाइट पे प्रेस करने पर यहाँ से दाना गिरता था प्लेट में। ठीक है, यहाँ से दाना कहाँ गिरता था, प्लेट में, और कबूतर अपना दाना प्राप्त कर सकता था। तो अंधेरे बंद कमरे में या कह सकते हैं अंधेरे पिंजरे में कबूतर को रखा गया, जहाँ पर वो लाइट का प्रकाश जैसे ही डाला गया तो कबूतर उस प्रकाश से क्या हुआ, आकर्षित हुआ कि ये यहाँ पे प्रकाश कैसे जल रहा है। वो मतलब रंगीन प्रकाश था, हल्का प्रकाश। कबूतर ने उसको देखना चाहा, इधर उधर चोंच मारी। एक बार चोंच गलती से उस लाइट पर पड़ गई। ठीक है, उस लाइट में जहाँ पे वो बिंदु था प्रकाश वाला, वहाँ पर उसकी चोंच पड़ती है और क्या हुआ, फिर भोजन उसको मिल गया, दाना उसके प्लेट में आके गिर गया। ऐसे कई बार कबूतर ने किया, गलती से उसका चोंच लगती थी लेकिन दाना उसको मिल जाता था, उसको भूख मिट जाती थी और ऐसा करने से उसको क्रिया में बल मिलता था, यानी कि पुनर्बलन उसको लगता था। ठीक है, फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब कबूतर को उस पिंजरे में रखा गया अंधेरे बंद कमरे में, तो जैसे ही प्रकाश की रोशनी आई तो उसने उस फट से उस प्रकाश के बिंदु पर क्लिक किया, यानी कि उसको टच किया और उससे दाना मिल गया। तो इस प्रकार से उन्होंने इस क्रिया के माध्यम से स्किनर ने ये कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है तो उसके लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। पुनर्बलन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे भूख उसको प्रेरित कर रही है कबूतर को, और वो क्रिया करता है और क्रिया के परिणाम स्वरूप उसे दाना मिलता है, यानी कि पुनर्बलन प्राप्त होता है। इससे उसे अपने क्रिया की बारंबारता करने में, उसको बार बार दोहराने के लिए उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत था। आइए देख लेते हैं इस सिद्धांत की ये निष्कर्ष क्या है। तो जो पहला निष्कर्ष है वो है, क्रिया करने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक नहीं होता है। इनका कहना है क्रिया को करने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक एवं पावलोव ने अपने सिद्धांत में बताया था। थॉर्नडाइक और पावलोव ने कहा था कि उद्दीपक होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि भूख। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उद्दीपक यानी कि भोजन या भूख कोई क्रिया करने के लिए आवश्यक नहीं है। इन्होंने कहा कि क्रिया को करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा, क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है। क्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त सफलता होती है, उन्होंने जैसे कि कबूतर ने और चूहे ने क्रिया की, उसके परिणाम उन्हें भोजन प्राप्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो क्रिया के परिणाम स्वरूप जो सफलता होती है उससे सीखने वाले को क्या मिलता है, पुनर्बलन, यानी क्रिया को करने की प्रेरणा मिलती है। तो पहला जो इन्होंने बताया कि उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक एवं पावलोव ने अपने सिद्धांत में कहा था, इनका कहना था कि प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है, प्रेरित होना आवश्यक है, उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। वही पॉइंट दूसरे वाले में भी यही कह रहे हैं ये, कि परिणाम स्वरूप जब सफलता मिलती है, हम कोई क्रिया करते हैं तो उससे हमारे क्रिया को पुनर्बलन मिलता है, फीडबैक अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, तो हम उस क्रिया को बार बार करेंगे। तीसरा उन्होंने क्या कहा, पुनर्बलन के सीखने की क्रिया तीव्र होती है। अगर पुनर्बलन हमें मिलता है और वो पुनर्बलन सकारात्मक होता है, हमारे इच्छानुसार होता है, तो उस क्रिया को सीखने के लिए हमारी जो गतिविधि है वो क्या हो जाती, तीव्र हो जाती, बढ़ जाती। ठीक है, चौथा इन्होंने क्या कहा, क्रिया और पुनर्बलन के परिणाम स्वरूप होने वाला अनुबंधन, कोई क्रिया की, उसके पश्चात पुनर्बलन मिला, हमें पुनर्बलन कैसा मिला, हमारी इच्छा के अनुसार मिला, हमारे जो हमारी इच्छा थी, जो हमारा लक्ष्य था उसके अनुसार हमें अगर पुनर्बलन मिलता है तो क्या हो जाता है, यही सिद्धांत क्या कहलाता है, क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहलाता है, क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन। क्यों, क्योंकि क्रिया के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है, और इसमें हमारी सक्रियता और पुनर्बलन दोनों के मध्य कैसा संबंध है, सक्रिय अनुबंधन है, सक्रिय संबंध है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। आइए देख लेते हैं इसका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में इसका उपयोग क्या है। तो शिक्षा में पहला उपयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। ठीक है, यही बात हमने अभी देखी थी, जो हमने अध्ययन किया कि सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था कि उद्दीपक को आवश्यक नहीं माना था, जबकि थॉर्नडाइक और पावलोव ने उद्दीपक को महत्वपूर्ण माना था। और स्किनर ने क्या कहा कि उद्दीपक के स्थान पर इन्होंने प्रेरणा को आवश्यक माना है, अतः बालकों को अभिप्रेरित करने पर बल देते हैं। ये सिद्धांत किस पर बल देता है कि बालकों को सिखाने से पहले
अध्यापक क्या करे, उन्हें अभिप्रेरित कर ले, यानी कि सीखने के लिए उनको तैयार कर ले। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है सीखने के लिए पुनर्बलन यानी कि फीडबैक को बहुत महत्व देते हैं और छात्रों के सही उत्तरों पर शाब्दिक पुनर्बलन देना चाहिए। इनका कहना है यदि छात्रों से प्रश्न में कक्षा में पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रश्न अध्यापक पूछता है और छात्र सही उत्तर देता है तो उसे शाब्दिक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। जैसे कक्षा में शाबाश बोल दिया, शाबाश, वेरी गुड, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से छात्रों को क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है और वो और अधिक अध्ययन या फिर और अधिक अच्छा जवाब देने की कोशिश करता है। इससे दूसरे छात्र भी प्रेरित होते हैं कि हमें भी अगर ऐसे जवाब देंगे तो हमें भी वेरी गुड बोला जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। सीखने के लिए स्वक्रिया को महत्व देता है। ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है ये सीखने के लिए स्वक्रिया को महत्व देता है, यानी कि स्वयं क्रिया को करके सीखने के लिए प्रेरित करता है लोगों को। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वयं सीखना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। इस सिद्धांत को, इस बात को ये बताता है कि स्वक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वक्रिया के परिणामस्वरूप जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिक स्थायी होता है, तो इसलिए ये स्वक्रिया को महत्व देता है। चौथा पॉइंट है स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग आपने पढ़ा होगा जब हम फोर्थ पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ पेपर बीएड का फोर्थ पेपर होता था, उसको कहते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसमें अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, तो ये किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। तो यही कह रहे हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया गया। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई प्रश्न दिया गया, उसमें अनुक्रिया की, छात्र ने सही उत्तर दिया, उत्तर देने के पश्चात उसको फीडबैक मिलता है, उसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये गति क्रिया चलती रहती है, यानी कि प्रश्न, फिर उसके पश्चात उत्तर, फीडबैक, फिर उसके बाद फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर फीडबैक, ऐसे चलता है। तो ये एक रेखीय होता है, एक रेखा के अनुसार चलता है। तो स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत के आधार पर विकसित किया। ठीक है मित्र, तो ये रहा हमारा क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा, तो इसे प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने मित्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।